रात के 10 बज चुके थे। बिलासपुर स्टेशन पर हल्की हल्की ठंड उतर आई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ कुछ ज्यादा नहीं थी। कुछ यात्री कंबल में दुबके बैठे थे तो कुछ लोग गाड़ी पकड़ने की जल्दी में इधर उधर दौड़ रहे थे। दूर से आती ट्रेन की सीटी उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की आखिरी गाड़ी थी जो दिल्ली की ओर रवाना होने वाली थी। स्टेशन मास्टर श्रीनिवास तिवारी अपनी डेस्क पर बैठे फाइलें देख रहे थे। कांच की खिड़की के पार उन्होंने देखा, लाल टोपी वाला एक बूढ़ा सफाई कर्मी रामसागर प्लेटफॉर्म झाड़ू लगा रहा था। वही रामसागर जो पिछले 25 सालों से इसी स्टेशन पर काम कर रहा था। स्टेशन पर एक और परिचित चेहरा था, सुनीता देवी, जो अपने 10 साल के बेटे आदित्य के साथ जबलपुर जा रही थी। वह टिकट हाथ में लिए खड़ी थी और बच्चे के हाथ में एक छोटा सा नीला खिलौना इंजन था। बिटिया, ट्रेन समय पर है, रामसागर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस 10 मिनट में आ जाएगी। हाँ काका, सुनीता बोली। आदित्य तो गिनती ही कर रहा है, कितने मिनट बचे हैं? आदित्य ने मासूम मुस्कान के साथ कहा। जब ट्रेन आएगी मैं इंजन से छू छू करूंगा। रामसागर हंस पड़ा। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब उसका खुद का बेटा भी इसी प्लेटफॉर्म पर खिलौने से खेलता था, पर एक बुखार में चला गया था। शायद इसीलिए उसे आदित्य में अपना अतीत दिखता था। रात गहराने लगी। स्टेशन के लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ड्राइवर कैबिन में राजेश यादव अपनी सीट पर बैठ चुका था। उसके साथ उसका असिस्टेंट मनमोहन था। दोनों रोज की तरह ट्रैक चेक रिपोर्ट देख रहे थे। राजेश ने कहा, आज धुंध ज्यादा है, सिग्नल साफ नहीं दिख रहा। मनमोहन ने जवाब दिया, हाँ, पर हेडलाइट ठीक है, धीरे चलाएंगे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात सिर्फ धुंध नहीं, किस्मत भी घनी होने वाली थी। रात 10:40 ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। धुआं और शोर एक साथ फैल गया। आदित्य उत्साहित होकर आगे बढ़ा। माँ देखो, ट्रेन आ गई। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर रहो बेटा, इंजन पास मत जाना। उसी वक्त अचानक ट्रैक नंबर 4 से दूसरी मालगाड़ी की हेडलाइट दिखी। सिग्नल गड़बड़ा गया था। एक तकनीकी गलती से दोनों ट्रेनों को एक ही लाइन पर हरा संकेत मिला। स्टेशन मास्टर श्रीनिवास ने जैसे ही बोर्ड पर नजर डाली, चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं, ये सिग्नल एक साथ कैसे खुल गया? उसने तुरंत फोन उठाया। राजेश, तुरंत ब्रेक लगाओ। लेकिन फोन की घंटी गूंजती रही। राजेश पहले से ही कुछ गड़बड़ी महसूस कर चुका था। उसने हैंडल खींचा, पर हवा के दबाव में ट्रेन नहीं रुकी। मनमोहन चिल्लाया, ब्रेक फेल है। राजेश ने अपने दोनों हाथ कसकर व्हील पर रखे। मनमोहन, इंजन का हॉर्न बजाओ, जितनी जोर से हो सके। प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों की चीखें, लाउडस्पीकर की गूंज और धुएं में घुलती ट्रेन की लाइटें, सब कुछ एक अराजक दृश्य बन गया। रामसागर ने देखा कि आदित्य डर के मारे प्लेटफॉर्म के किनारे भाग रहा है। रुको बच्चे, वह चिल्लाया और दौड़ पड़ा। ट्रेन की गति कम हुई, पर रुकी नहीं। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धुएं का गुबार, टूटते लोहे की चीख और बिखरती ईंटों की बरसात ने सबको झकझोर दिया। कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर साइड में गिर गए। स्टेशन का एक खंभा टूटकर प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सुनाई दी सिर्फ लोगों की चीखें। रामसागर को हल्का सा होश आया। उसका पैर मलबे के नीचे दबा था, लेकिन उसने देखा कि आदित्य पास में बैठा रो रहा है। काका, माँ कहाँ है? रामसागर ने कांपते हुए कहा। घबराना मत बेटा, पहले तू बाहर जा। वह दर्द सहते हुए धीरे धीरे बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और किसी तरह मलबे के बीच से रेंगता हुआ बाहर की ओर बढ़ता है। हर कदम पर रेल की पटरियों से चिंगारियां फूट रही थीं और पास में डिब्बों में लगी आग से धुआं फैल रहा था। बाहर खड़े स्टेशन स्टाफ ने देखा, वो बूढ़ा आदमी एक बच्चे को अपनी बाहों में उठाए धुएं से भरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहा है। लोग दौड़े, किसी ने बच्चे को लिया, किसी ने पानी दिया। रामसागर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। बच गया न बच्चा, बस यही शब्द निकले उसके मुंह से। सुबह का उजाला धीरे धीरे स्टेशन पर फैला। ट्रैक की मरम्मत शुरू हो चुकी थी।
मलबा हटाया जा रहा था। रेलवे की टीम, एम्बुलेंस और पुलिस सब काम में लगी थी। राजेश यादव, ड्राइवर, बच गया था। उसने आखिरी सेकंड में इंजन को मोड़ने की कोशिश की थी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। मनमोहन को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन रामसागर, जिसने एक बच्चे की जान बचाई थी, अब अस्पताल में कोमा में था। स्टेशन मास्टर श्रीनिवास हर घंटे उसकी स्थिति पूछने जाता। आदित्य उसकी खाट के पास बैठा रहता। कभी उसके हाथ पर अपनी छोटी उंगली रखता और कहता, काका उठो ना, मेरा इंजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 3 दिन बाद जब अस्पताल में सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं, रामसागर की उंगलियां हल्की हल्की हिलीं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे होश आने लगा है। आदित्य ने तुरंत कहा, माँ, काका जाग गए। रामसागर ने धीरे से आंखें खोलीं। पहला चेहरा जो उसने देखा वह उसी बच्चे का था। तू ठीक है न बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य मुस्कराया, हाँ काका, आपने बचाया मुझे। रामसागर ने आंखें बंद की और कहा, बस यही काफी है। 1 महीने बाद स्टेशन फिर से वैसे ही चलने लगा। लोग आते जाते, ट्रेनें सीटी बजाती और प्लेटफॉर्म पर वही चाय की खुशबू तैरती। रामसागर अब काम पर लौट आया था, थोड़ी लाठी के सहारे, लेकिन चेहरे पर वही सुकून। श्रीनिवास ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, रामसागर, रेलवे तुम्हें सम्मान देने जा रही है। तुम्हारी बहादुरी ने कई जानें बचाईं। रामसागर मुस्कराया, साहब, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। स्टेशन ही तो मेरा घर है। उसी शाम एक छोटा सा समारोह हुआ। रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। आदित्य ने मंच पर आकर उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, वही नीला खिलौना इंजन जो उस रात प्लेटफॉर्म पर गिर गया था। काका, अब ये आपका है, बच्चे ने कहा। रामसागर ने खिलौने को सीने से लगाया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, संतोष और प्रेम के थे। उस रात की दुर्घटना बिलासपुर की यादों में दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जब मशीनें असफल हुईं, पर इंसानियत जीत गई। लोग आज भी कहते हैं, वो बूढ़ा सफाई कर्मी जिसने धुएं के पार उम्मीद ढूंढ ली। क्योंकि जिंदगी भी उसी ट्रेन की तरह है, कभी रुकती नहीं, बस आगे बढ़ती रहती है। और जब रास्ता धुएं से भर जाए, तो बस किसी रामसागर जैसी हिम्मत चाहिए जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके।